हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 10th क्लास से 11th क्लास में आ चुके हैं। कैसा फील हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा नाम है सुरभि तिवारी, मैं हूं आपकी एडवोकेटर जो कि यहाँ पर फिजिक्स क्लास लेती हूँ। भाई ये जो वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से बीइंग अ टीचर आपके लिए मैं एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे फटाफट से शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो भी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं काम आएगी। आपने एक वर्ड सुना होगा कि भाई 10th क्लास में तो मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए, लेकिन मतलब आपने अपने सीनियर्स से सुना होगा कि 10th क्लास में तो बहुत अच्छे परसेंटेज आए, लेकिन अचानक से 11th क्लास में आते ही परसेंटेज ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि 11th क्लास में जो लेवल ऑफ टफनेस है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप पहले एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। आप सोशल भी पढ़ते हैं, आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको कुछ एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिन्हें आपको डीप में पढ़ना होता है। तो जैसे ही वो डीप वाली चीज़ आती है ना, तो थोड़ी चीज़ें टफ हो जाती हैं और सिलेबस हालांकि बढ़ जाता है काफ़ी, तो इसलिए भी लोगों को थोड़ा टफ लगता है। लेकिन अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, कुछ प्लानिंग के साथ चलेंगे ना, तो आपको 11th क्लास भी इतनी टफ नहीं लगेगी। और जो परसेंटेज है, जैसे कुछ बच्चों के परसेंटेज कभी भी कम नहीं होते हैं, वो अच्छा ही स्कोर करते हैं और डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करते हैं। तो चलिए वही सारी टिप्स जो है वो आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, सिलेक्ट स्ट्रीम बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को चूज़ कीजिए। हो सकता है कि किसी बच्चे को आगे इंजीनियरिंग करनी है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, लेकिन उसके मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको PCM दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना होगा। अब आपके मैथ्स में कम मार्क्स आ गए, अब आप ये सोचेंगे कि यार 10th में मार्क्स कम है तो मैं फिर कैसे ऑप्ट करूं, मेरा इंटरेस्ट तो यही है लेकिन मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आपके मैथ्स में थोड़े बहुत कम नंबर आए भी हैं तो चल जाएगा। देखिए क्या है कि 11 से आपकी एक बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है, ठीक है ना, तो आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि हमारे मार्क्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है इंटरेस्ट को। अब अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का बायो की फील्ड में इंटरेस्ट है लेकिन उसके बायो में मार्क्स कम है या साइंस में मार्क्स कम है, तो ये इस बात को प्रूफ नहीं करता कि आप आगे जाकर के बायो को ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है बायो के सब्जेक्ट्स में तो आपको बायो ही ऑप्ट करना चाहिए। ओके अगर किसी बच्चे का अकाउंट्स में या मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसे फिर कॉमर्स सेक्शन की तरफ ही बढ़ना चाहिए। ओके और अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट्स को बहुत पसंद करते हैं तो फिर आप ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाइए, है ना। तो अपने इंटरेस्ट को पहले समझिए कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ आगे जाके मुझे करनी है, उन ऑप्शंस को आपको सबसे पहले देखना है। तो भाई 11th में आने के पहले 11th में सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस स्ट्रीम में है। डू ईयरली प्लानिंग एंड मंथली प्लानिंग। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको प्लानिंग करनी है। एक स्टूडेंट के पास, चाहे वो 11th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, किसी भी क्लास का हो, उसके पास 10 महीने होते हैं। इन 10 महीनों में उसे प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने ईयरली प्लान को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इन 4 पार्ट्स में आपको उसे पहले तो मंथली डिवाइड कर लेना है 4 पार्ट्स में, फिर उसे वीकली डिवाइड कीजिए कि वीक में मुझे क्या करना है, और फिर आपको प्रिपेयर करना है डेली टाइम टेबल। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो देखिए शुरुआत में ऐसा होगा कि आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, बट वो हार्डली 1-2 दिन होगा या 1 हफ्ते होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर आप, अगर आपके सामने ईयरली प्लान पूरा लगा हुआ है, पूरा आपका मंथली प्लान लगा हुआ है, तो आप डेफिनेटली अपने आप को फोर्स करेंगे कि नहीं यार, ये मैंने प्लान बनाया है, इसे मुझे फॉलो करना है। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप अपना मंथली, ईयरली और वीकली प्लान बना सकते हैं। और यहाँ तक मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि डेली प्लान किस तरह से बनाएं। नेक्स्ट, चेकलिस्ट।
चेकलिस्ट को प्रिपेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है इसका हिसाब किताब रखना तो ज़रूरी है। जैसे आपके घर में होता है ना, जब अपने घर में राशन आने वाला होता है तो मम्मी पापा बैठ करके पूरी चेकलिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना हो, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको कोई चीज़ जितने प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको करनी थी वो आपकी हुई है या नहीं हुई है, उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो आपको एक चेकलिस्ट तो बनानी चाहिए ही चाहिए। कोचिंग्स और ट्यूशन्स के बारे में आपकी क्या राय है? कई बच्चों को ये लगता है कि ट्यूशन्स और कोचिंग्स तो गधे बच्चे जाते हैं, हम हमारे क्लास में स्कूल लेवल पे क्यों जाएं? जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब जाएंगे ना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास वो क्लास है जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाती है। तो कोचिंग्स एंड ट्यूशन्स आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, लगवाना ही चाहिए, क्योंकि 11th क्लास में आकर के सब्जेक्ट का टफनेस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर किसी का गाइडेंस आपको मिल रहा है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत भी आपको थोड़ा लेवल ऑफ टफनेस ज़्यादा लगता है तो आपको बिल्कुल ट्यूशन्स और कोचिंग क्लासेस को आप लेना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको करना चाहिए क्योंकि अगर 11th क्लास आपका वीक हो गया ना तो आगे आने वाले टाइम पर 12th भी वीक हो सकता है और साथ ही साथ जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आप प्लान कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। तो 11th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आजकल ऑनलाइन इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे हमारा ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कीजिए। अपनी प्रिपरेशन को आपको प्रॉपर करना चाहिए और भाई मेरा तो सजेशन है कि आपको कोई भी ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए 11th क्लास में। एनसीईआरटी बुक्स को रेफर करना चाहिए या नहीं चाहिए, या सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी हैं बाकी की बुक्स काफ़ी नहीं होती? तो अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स को ही फॉलो किया होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी बोर्ड है, चाहे आप सीबीएसई से हैं चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, अपने बोर्ड्स की बुक का पूरा सिलेबस आपको गो थ्रू करना है। प्लस अब बारी आ जाती है रेफरेंस बुक्स की। रेफरेंस बुक्स आपको जो भी बोर्ड से आप हैं, इफ फॉर एग्जांपल आप सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, तो आपके बोर्ड्स में जब आपका सिलेबस दिया होता है सब्जेक्ट का तो साथ में नीचे रेफरेंस बुक दी होती हैं। ये रेफरेंस बुक्स इसलिए होती हैं कि कई बार आपकी मान लीजिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें टॉपिक बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटा दिया होता है, लेकिन उसके बारे में आपको डिटेल में अगर स्टडी करना है तो आप उन रेफरेंस बुक से कर सकते हैं। साथ ही साथ उन रेफरेंस बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उनसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो 11th में पूछे जा सकते हैं। तो रेफरेंस बुक को आपको डेफिनेटली फॉलो करना है अलॉन्ग विद योर बोर्ड बुक्स, मतलब कि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की, आईसीएसई की है तो आईसीएसई की बोर्ड्स की। मेरे मन में एक डाउट तो है, लेकिन सर से कैसे पूछूं? कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे, कहीं ये तो नहीं सोचेंगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता? ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अभी तक आपने जो सोचा है कि आपके मन में जो डाउट है वो कोई पॉइंटलेस तो नहीं है, या फिर सर ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि इसको कुछ नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं सोचिए। अपने डाउट्स को शेमलेसली पूछ लीजिए। जो भी डाउट है मन में उसे क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको कोई भी टॉपिक गो थ्रू नहीं कर पाओगे, वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपनी शर्म को भूल जाएं और जितने भी डाउट्स आपके मन में आते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, उसे अपने टीचर से, अपने मास्टर से पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, तभी उस टॉपिक पे आगे बढ़िए। उसके बारे में रिसर्च करिए, जितनी हो सकती है रिसर्च करिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, बुक्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, टीचर्स हैं। आप सारे ही टीचर्स से अपने डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर टीचर आपके डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा है तो किसी और से रेफरेंस लेकर के आप क्लियर कर सकते हैं, पर डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी डाउट जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब कि ये है कहने का कि आपको डाउट को ना क्लियर करके ही रखना चाहिए। मन में अगर थोड़ा भी सवाल रहता है ना तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाता है, छूट जाता है। ठीक है, तो डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करें।
तो मेरे प्यारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स, यहाँ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाएं तो क्या स्ट्रेटेजीज आपकी होनी चाहिए। अभी हमारे समर वेकेशंस चल रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम पूरी प्लानिंग करके रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज से ही एकदम बिल्कुल ज़ोरदार तैयारी के साथ अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो, ऐसा नहीं। मतलब कि करना है पढ़ाई, थोड़ी थोड़ी करो, लेकिन प्लानिंग करने का ये सबसे अच्छा टाइम है। अभी अपनी पूरी प्लानिंग कर लीजिए, और अगर आप पूरे साल इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है वो एवरेज नहीं होगा, एक एक्सीलेंट रिजल्ट ही होगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 11th क्लास में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। उस डिफिकल्टी को दूर करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें और एग्जीक्यूट करें। ओके, तो आई होप मेरी बताई हुई ये टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए, और अगर एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका वो डाउट क्लियर करूंगी। तो मैं ये कह रही थी कि आपको जो भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं उन सभी वीडियोस को यहाँ पे लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना इतना प्यारा प्यारा कीमती समय मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच।